हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए अब हम अपने सीरीज को, वाह वही डायलॉग फिर से, हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा रहेगा सेशन नंबर 3 और मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 1 का लगभग हम आधा कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर देखोगे ना गौर से, तो जितने भी शुरुआत से लेकर अंत तक लगभग हम एक ही चीज़ बार बार डिस्कस करते होंगे कि ठीक है हमारा समाज कैसा है और डिवीज़न क्यों हो रहा है और उसको कैसे मैनेज करेंगे और सरकार अल्टीमेटली हमारे लिए क्या करती है। ठीक है ना। तो इसके बाद मेरे ख्याल से आपको 2 वीडियो और मिलेंगी, फिर हमारा चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। उतना लंबा होने वाला है नहीं और इसका साइज मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो। दिखता आपको नहीं था ना। चलिए अब हमारा टॉपिक नंबर 5 है। टॉपिक नंबर 5 के बाद 6, 7, 8, 9 मैं तुरंत खत्म कर दूंगा। तो टॉपिक नंबर 5 ये कहता है कि सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप क्या है। अच्छा, आपको भी म्यूजिक सुनाई पड़ता होगा ना, सुनाई पड़ रहा है ना। कोई बात नहीं, इस पर कॉपीराइट बिल्कुल लेने वाला है क्योंकि ये लोकल मेड है। आप भी सीख लो, काम देगा। सीख रहे हो ना। चलिए, तो सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म, लिंग विभेद के स्वरूप, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में जो भी होता है डिवीजन, उसमें हमारे जाति के, धर्म के, लिंग विभेद, कहने का मतलब जेंडर जो भी है ना, डिस्क्रिमिनेशन, उसका कैसा कैसा कंडीशन हमारे सोसाइटी में अभी भी है। पल्ले पड़ा मेरी बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में जो भी विभाजन है ना, उसमें ये सब लोगों का क्या हाल है, जाति का, धर्म का, लिंग, जेंडर मतलब महिला पुरुष, उसका क्या हाल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम खत्म कर लेते हैं जाति। पहले कम से कम ये तो समझे ना, बार बार बोलते हैं जाति जाति, आखिर जाति है क्या। सिंपल परिभाषा, पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को बोलते हैं जाति। कल्पना करो आज से 1000 साल पहले, 1000 नहीं, लगभग मान लेते हैं 2000 साल पहले की बात करते हैं, कोई जाति था ही नहीं, मान लेते हैं। इसका मतलब दुनिया का हर एक लोग बराबर था, यानी खासकर इंडिया की बात करते हैं, हर एक लोग बराबर था। मान लेते हैं उसमें से कुछ लोग क्या किया, एगो काम करना शुरू कर दिया, कुछ खास काम करना शुरू कर दिया, उसका फैमिली वाला भी वही काम किया। हो सकता है उस मोहल्ले के सब लोग वही सेम काम करना शुरू कर दें। अब उस झुंड को बोलेंगे तुम इस जात के हो क्योंकि तुम खास इस काम को करते हो। पेशा मतलब काम ही होता है, इसलिए कहते हैं कि पेशे पर आधारित समुदाय, कहने का मतलब एक जो पेशा किसी का हो गया ना, जो काम करना एक आदत बन चुका है, उस पूरे झुंड को बोलेंगे कि तुम इस जात के हो। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, बिल्कुल नहीं लूँगा। अब सिंपल समझो, आप देखोगे ना हर एक जात के ना अलग अलग जो भी लोग हैं ना, उनका अलग अलग एक काम बांट दिया गया है। बांटा नहीं गया है, वो बेसिकली शुरुआत में यही काम करते थे, इसलिए उसको बोला गया कि तुम इस जात को, यानी जात नाम दे दिया गया। इसलिए कहते हैं कि पेशे पर आधारित जो भी सामुदायिक व्यवस्था है उसको बोलेंगे जाति। कैसे पहचानेंगे, जैसे एक जाति का हो जाएगा ना ग्रुप, आप देखिएगा ना उसमें एक अलग बन जाता है विभाजन। कैसे, उसका खाना पीना बाकी सबसे अलग हो जाएगा, उसका रहने का तरीका बाकी सबसे अलग हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे गांव में कम से कम 4-5 मोहल्ले होंगे, हो सकता है एक मोहल्ले के सभी लोग एक सेम काम करते हो, यानी एक जाति के हैं, या मान लेते हैं एक जाति के सच में भी है। क्या वो व्यक्ति जिस तरीके से रहेगा, क्या वो जरूरी है कि बाकी समाज में जो भी लोग रहते वही सारे? बिल्कुल नहीं। हर एक जाति का अपना एक ट्रेडिशन होता है, अपना एक काम करने का तरीका होता है, खाने पीने का तरीका होता है। इवन शादी भी जब करता है ना तो बोलता है कि नहीं, मुझे अपने जात वाले ही चाहिए। अरे पार कर लो ना एक बार, क्या दिक्कत है। तो अपने पता है समस्या हो जाती है ना अगर पार कर जाओगे तो। चलिए, मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है पार कर जाओ, कर भी सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। चलिए, तो खाना पीना अलग, शादी ब्याह भी अलग होता है इस जात में। अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ना चाहिए नहीं तोड़ना चाहिए, उस पर कोई डिबेट में करने वाला हूँ नहीं। बस सिंपल समझो, अगर कोई समाज के लोग अगर अपने जाति से बढ़ के दूसरे समाज में जाके गए ना शादी करने के लिए, जाति में गए ना शादी करने के लिए, तो समाज उसको बोलेगा भाई साहब तुम अब बाइकआउट यहाँ से हो जाओ क्योंकि तुमने उल्लंघन किया नियम का। नियम ये था कि हमारी शादी हमारे जात वाले ही लोगों से होगी, और तुम्हें कैसे पसंद कर ली दूसरे को, तो उसको होता है बहिष्कार। क्या ये समस्या झेलना पड़ा ना उस लोगों को? ऑब्वियस सी बात है। इसलिए कहते हैं कि जाति जैसे बढ़ गया ना, इससे कई सारी समस्याएं हो जाती है। खाने पीने को भी लेकर आप देखिएगा ना, कहीं कहीं पे जैसे मान लेते कहीं भोज वगैरह है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़े लोग हैं ना, बड़े कहने का मतलब जो अपने आप को बड़े मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो देखिएगा ना जो निचले जात के लोग हैं ना, उनको जल्दी वहाँ पे फटकने तक नहीं देते हैं। दूर रहो तुम मुझसे, अरे वाह दुनिया से वो तुम्हारा ही है, वहाँ जा भी नहीं सकता है। भेदभाव किए ना तुम, इसी को बोलते हैं कि ठीक है जैसे जाति आया समस्या होना शुरू हो जाएगा।
दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था क्या है? अभी अगर आप गौर से सोचोगे ना तो इंडिया में बहुत सारा जातियाँ हैं, बहुत सारा। क्या सबका सरकार रिकॉर्ड रखेगी कि ठीक है इस जात के हैं, इस जात के हैं? एक काम करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 500 जाति हैं, 500 जाति में से 200 जाति के झुंड एक जगह कर देंगे, 500 जाति में से 100 जाति के झुंड यहाँ कर देंगे। यानी जातियों के समूह को बोलते हैं वर्ण। यानी वर्ण कुछ भी नहीं है, वर्ण बेसिकली जाति का समूह है जो कह सकते हैं कि ठीक है वो लगभग एक ही मतलब कैटेगरी से बिलोंग करता है। नहीं पल्ले पड़ा ना? कल्पना करो इंडिया में है 500 जाति, वो एग्जाम्पल फिर से दे रहा हूँ, 500 है जाति। सरकार बोलेंगे ठीक है अलग अलग क्यों करेंगे, काम करते हैं इस जाति को ना 5 भाग में बांट देते हैं, एक एक भाग को वर्ण बोलेंगे। तो 4 को डब्बा रख लीजिए, एक बोलेंगे शूद्र, एक बोलेंगे वैश्य, एक बोलेंगे क्षत्रिय और एक बोलेंगे ब्राह्मण। जितने भी थे ना जाति वाले उसमें से 200 ऐसे में आ गए, 150 ऐसे में आ गए, 150 ऐसे में आ गए और जो बच गए वो इसमें चले गए। इसलिए कहते हैं कि खास जाति के जो समूह हैं उसी को वर्ण कहते हैं। और आज वर्ण आपको देखने को मिल जाएगा ना। जब था हमारा वैदिक पीरियड, आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना थोड़ा सा, जब था वैदिक पीरियड, कहने का मतलब जब इंडिया में था ऋग्वेद वगैरह, उस टाइम देखोगे ना तो जो व्यक्ति जो काम करेगा उस काम के अनुसार उसको वर्ण को टाइटल मिलता था कि ठीक है तुम देश की सेवा करोगे तुम कहलाओगे क्षत्रिय, तुम बिजनेस करके आर्थिक स्थिति तुम बिजनेस करके देश की सेवा करोगे तुम कहलाओगे वैश्य, तुम हमारी सेवा करोगे तुम कहलाओगे शूद्र। इसी शूद्र को लोग ठेठे बोलता है, शूद्र लोग बोलता है शूद्र। और एक हमारा हो जाएगा ब्राह्मण जी, जो पूजा पाठ करेंगे, गाना सुन रहे हो ना, और उसके बाद जो भी है पूजा पाठ करेंगे भगवान के वो कहलाएंगे ब्राह्मण जी। तो इसलिए कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब खास जातियों के समूह को वर्ण कहेंगे। हमारे पास 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम है कि वह देश में जितने भी लोग हैं ना पूजा पाठ का ध्यान वही रखेगा। उनका मानना यह है कि कनेक्शन जो है ना गॉड से वो सिर्फ मेरे पास ही है। हम बताएंगे दुनिया कैसे चलेगी, कैसे विनाश हो जाएगी, गॉड से संपर्क करते रहेंगे। ठीक है हम तार जुड़े हुए ना, जब भी करोगे पूजा पाठ मुझे बुलाओगे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ठीक है, नहीं तो आपका ध्यान चल जाएगा गाना पे और आप हिस्ट्री पॉलिटी छोड़ के आप गाना याद करने भिड़ जाओगे। चलिए, तो क्षत्रिय का काम है देश की रक्षा करना, वैश्य का काम है देश की सेवा करना, लेकिन बिजनेस करने के बाद जो पैसा उसके पास आएगा ना उस पैसा से देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। शूद्र बेचारा फंस गया इसमें, ये बोलता है इसका काम ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसका काम कहा जाता है ऐसा। इनका काम यह है कि बाकी तीनों की सेवा करे, क्योंकि तीनों हमारे अल्टीमेटली हमारे देश की सेवा करते हैं और ये इन लोगों की सेवा करे। ये हमारे वेद में बाद में जाके कहा गया है। इतनी बात समझे? चलिए, अब शुरुआत में क्या था, ये श्रम विभाजन पे था। श्रम का मतलब काम होता है। एक होता है तालब सा वाला श्रम, यानी कि जो आप शर्माते हो ना ऐसे ऐसे करते हो वो वाला श्रम। एक होता है श्रव वाला श्रम, इसका मतलब काम होता है। तो पहले श्रम विभाजन पर आधारित था, जो व्यक्ति जैसा काम करेगा वैसा उसको वर्ण मिलेगा। हम अगर चाहे ना पूजा पाठ करना शुरू कर दे तो हम कहलाएंगे ब्राह्मण। मेरी इच्छा है कि ठीक हम करेंगे बिजनेस, हम कहलाएंगे वैश्य। मेरी इच्छा ये है कि हम चल जाए अगर आर्मी बॉर्डर पे कैसे जाएंगे, हाइट तो है नहीं मेरी, तो अगर वहाँ पे चले गए ना तो हम कहलाएंगे क्षत्रिय। यानी हमारी मर्जी है कि हम किस वर्ण में जाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए कहते हैं कि पहले था श्रम विभाजन पे, अब हो गया एक लिमिट तक हो गया कि ठीक है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय बनेगा। अब ऐसा हो गया, भले ब्राह्मण वाला कोई गुण नहीं हो कहलाएगा ब्राह्मण, वैश्य वाला कोई गुण नहीं हो कहलाएगा वैश्य। ऐसा हल हो गया। तो क्या कह सकते हैं, पहले था श्रम विभाजन पर आधारित, अब अपने आप चलते मनमर्जी एक खानदानी तरीका चलता है। इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, इसलिए कहाँ चले गए, अब एक वर्ण तक ही सीमित रह गया कि जिस वर्ण के हो तुम उसी वर्ण के रहोगे। अब अगर आप देखोगे ना इस 4 में से ये दोनों लोग का कंडीशन बहुत अच्छा है। सबसे टॉप पे ये थे, उसके बाद ये थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों जितने भी है ना, ये दोनों वर्ण के लोग जितने भी जाति के झुंड है ना इसमें आते हैं, उस लोग का कंडीशन बहुत बेहतर है, अमीर है, धनी है, पावर उसके पास है, देश चलाता है। इस तरीके से कह सकते हैं दोनों का हालत बहुत अच्छा है और बहुत बेहतरीन जीवन वो लोग जी रहा है इंडिया में भी, और अगर आप कहीं और देश से मानते हो तो वहां पर भी। बेचारा वैश्य का हालत खराब है, उतना ही नहीं इससे ज्यादा हालत खराब शूद्र का है, बहुत हालत खराब है इंडिया में भी। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय ठीक ठाक बहुत अच्छा कंडीशन में है, लेकिन वैश्य और शूद्र
का आर्थिक स्थिति पैसा के मामले में भी काफ़ी कमज़ोर हो गया। जैसे होगा भाई साहब, तो इसको तो नफरत तो हो ही जाएगा ना, इससे हमेशा नहीं होती। जब आप किसी व्यक्ति को समाज से अलग कर दोगे ना, वो दो ही बात कर सकता है, या तो वहाँ से भाग जाएगा या तो वो नफरत करना शुरू कर देगा। और मुझे लगता नहीं कि कोई डर के मारे भागने वाला है। क्यों नहीं भाग सकता है, कभी कभी भाग भी जाता लोग, क्या करेगा, हिम्मत चाहिए ना। तो ये लोग को थोड़ा समस्या होती है ना, इसलिए अगर ये लोग इसके साथ भेदभाव करे, ये लोग इसके साथ भेदभाव करे, तब जाके फिर से हमारा समाज में बंटवारा होना शुरू हो जाता है और लोगों में अनबन या कहें तो आप सामाजिक विभाजन भी शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय हालत कंडीशन अच्छा है, वैश्य शूद्र का हालत खराब है, और इसलिए भेदभाव भी शुरू हो गया ना। शूद्र में भी एक आता है जिसको दलित लोग बोलते हैं ना, दलित महादलित जो भी है। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे ना, जितना भी होता है ना रेप वगैरह, टॉर्चर वगैरह, हम ये कहते हैं ना, आप गूगल पे सर्च कर लेना, जितने भी रेप हुए ना, आप उसका विक्टिम का नाम सर्च करना, आपको अधिकतम मिलेंगे शूद्र में से दलित जाति के लोग मिलेंगे। क्यों? उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, समाज उसको मान लिया कि तुम कमजोर हो। वाह भाई साहब, यूपी में पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अब यूँ समझिए, यूपी में आज से कुछ महीना पहले, देखिए रेप किसी का हो बिल्कुल गलत है, मैं भी मानता हूँ। यूपी में शायद एक ब्राह्मण फैमिली था मेरे ख्याल से, उनका रेप हो गया, ठीक है ना। इतना बवाल मचा कि पूरा सोशल मीडिया छा गया, मीडिया वाला पहुंच गया, अखबार छप गया, और डेली, अब यकीन मानिए लगभग डेली की बात करते हैं, शूद्र में जो दलित वाला लोग है उसका होता रेप, उसको टॉर्चर करता है, लोग उसको मारता पीटता है, उसका न्यूज अखबार के किसी कोने में लिख के छोड़ देता है। क्या वो इंसान नहीं थे? बताइए। तो मेरे कहने का मतलब, दोनों लोग को बिल्कुल वैल्यू काफ़ी मिला है, समाज उसको रिस्पेक्ट करता है। इस दोनों को तो एक बार पूछ लो ना, इसका भी कंडीशन बहुत खराब है, इसका, इसे भी थोड़ा सा ऊपर उठाओ, ठीक है ना। सरकार कोशिश कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं, सरकार कोशिश कर रही है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठी है ना कि ठीक है भैया, अगर तुम दोनों को कोई भी समस्या है ना तो मेरे साथ आना, है ना। संविधान उसमें आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत का अंत। देखिए पहले ये हुआ करता था, ये लोग अपने आप को इतना बड़ा मानते थे कि जो निचले जात के लोग हैं ना, शूद्र में खासकर दलित लोग, आदिवासी लोग, जो भी है, लोग उसको पूछता तक नहीं था, लोग इवन उसको छूने से भी परहेज करता था। अब खुद सोचो, एक समाज में आप एक व्यक्ति को छूना तक नहीं चाहोगे, कभी सोचो वह कैसा महसूस करेगा। इतनी बात समझे। तो छुआछूत को अंत करने के लिए, यानी खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है, और सुप्रीम कोर्ट बोली कि जब भी तुम्हें समस्या हो तुम चुपचाप मेरे पास आ जाना। हाईकोर्ट के पास भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाओगे, वहाँ बोलोगे देखिए मेरे साथ हो रहा भेदभाव, छुआछूत का मामला है, अगर साबित हो गया ना दोस्त, इतना मार मारेगा तुमको ठीक कर देगा। लेकिन कोई ऐसा होगा नहीं, हम जा रहे हैं, छुआछूत वाला केस है, जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि देखिए मुझे वो छू नहीं रहा है, अच्छा छुआ दें, जज बोलेगा इधर आओ, हम तुमको छू रहे, तुम जाओ आराम से नहा सुना के जाओ, साफ सुथरा रहो, स्वस्थ रहो, छुएगा। लेकिन कभी कभी हो जाता ऐसे, पता है इंडिया में ये लगभग खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसा चलता है, ऐसा कोई बात नहीं खत्म हो गया, अभी भी ऐसा है। हमारे गांधी जी, अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले, ये इस पर बहुत काम किए ताकि कम से कम छुआछूत खत्म हो जाए। पता है ना, हमारे अम्बेडकर साहब जी के साथ भी काफ़ी भेदभाव हुआ था, समाज तो बिल्कुल उनको तोड़ ही दिया था। कितने महान व्यक्ति हैं वो, तो भी डट के मुकाबला किया हमारे समाज में। चलिए, हिम्मत चाहिए। ये सिर्फ पता है हम लोग को सुनने में आसान लगता है कि ठीक है एक महान व्यक्ति हैं, जीवन जी लिए, समाज से लड़ लिए, इतना आसान होता नहीं जीना, ऐसा आपका पल्ले भी नहीं पड़ेगा। चलिए, तो जो छुआछूत वाले लोग हैं ना, जो प्रीत लोग हैं, जिनको मतलब जो लोग क्या बोलते हैं उसको, यानी जिस लोग को लोग छूना नहीं चाहता है उस लोग को बोलते हैं अनटचेबल्स, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, अत्यंज। अत्यंज वो लोग हैं जिसको लोग छूना चाहता नहीं है, ठीक है ना, समाज में। अब देखिए, एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस, क्या ये भी जो भी लोग हैं उसमें आर्थिक हालत क्या है लोगों का, पैसे के मामले में क्या कंडीशन है, उसकी बात करते हैं। 327 रुपया प्रति माह की बात कर रहे, पर पर्सन की बात कर रहे, यानी अगर गांव की बात करें तो लगभग एक व्यक्ति हर महीना में सिर्फ 327 रुपया खर्चा करता है। कितना अजीब बात है ना, एक व्यक्ति एवरेज। अब बच्चा को भी काउंट कर सकते हो ना, एक फैमिली में अगर एक लोग कमाने वाला है तो अगर हो सकता है 4 फैमिली मतलब मेंबर हो तो 4 मान लेते हैं कमाया,
मान लेते हैं एक फैमिली में एक लोग कमाने वाला होगा तो उसका बंटवारा चारों लोगों पे हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज। तो 327 रुपया प्रति महीना, एक महीना में 327 रुपया, सोचिए एक व्यक्ति खर्चा करता है गांव के, और ये लगभग 455 रुपया हर महीना। थोड़ा महंगाई है ना वहाँ पे, और इनकम भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस लोग का प्रति व्यक्ति शहर में। सोचिए आदिवासी लोग, दलित, इसका इनकम इससे भी कम हो जाता है। कितना अजीब बात है। सोचो अगर एक फैमिली में अगर 4 लोग भी हैं, और अगर हम सिर्फ गांव की बात करते हैं तो 327 गुना 4 लगभग मान लेते कितना हो जाएगा, 1400 रुपया। इसका मतलब सिर्फ 1400 का महीना कमाता है वो लोग, तब वो सिर्फ 4 फैमिली चला पा रहा है, मतलब 4 फैमिली मेंबर को चला पा रहा है। कितनी अजीब बात है ना। इस लेवल से भी लोग नीचे गिरे हुए इंडिया में। ये हमारा देश का हाल है। सरकार कर रही कोशिश, बहुत कर रही। चलिए, राजनीति में धर्म अब जैसे, अच्छा पता है एक बात, ये हमारा लगभग खत्म हो चुका है जाति वाला। अब धर्म की बात करेंगे। धर्म को और लिंग को डिटेल्स आगे कवर करना है, और जैसे खत्म हो जाएगा स्पीड में खत्म हो जाएगा। अभी सिंपल समझो, यहाँ पता है मेरे ख्याल से जाति लिखना चाहिए, बेहतर होगा, क्योंकि मैं धर्म के बारे में आगे बात करूंगा। वेट चलिए, आज मैं लिखता हूँ ब्लू कलम से, कोई बात नहीं, ब्लू रहेगा तो भी जाति ही रहेगा ना। चलिए अब बताओ मुझे, जो ये सब जो जाति के लोग हैं, अच्छा अब मुझे बताओ, जो ये सब जाति के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, नेता लोग चाहेगा उसका फायदा उठा ले। नेता लोग चाहता है कि हम पावर में रहें। क्यों? क्योंकि पावर रिस्पेक्ट्स पावर, शक्ति को ही सम्मान देता है। नहीं बात समझ में, कोई बात नहीं। मेरे कहने का सिंपल मतलब यह है कि नेता चाहता है कि हम पावर में रहें, और उसके लिए उसको नेतागिरी करना ही होगा। इस जाति वाले लोग के पास जाएगा, बोलेगा भैया हम तुमको जिताएंगे या खुद जीतेंगे, आप मुझे वोट दो, ये कहेगा ना। एक नेता को जीतने के लिए 2 ही वजह मिलेगा, या तो बन जाओ खूब ईमानदार, लोग की नज़र में अच्छा बन जाओ। ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे हमारे अच्छे नेता भी हैं, जैसे हमारे नितिन गडकरी साहब मेरे फेवरेट नेता हैं, जयशंकर साहब फेवरेट नेता हैं, और भी कुछ लोग हैं, नाम नहीं बताऊंगा इसका। मेरे कहने का मतलब या तो क्या बोलेगा, एक काम करते हैं ना, इन लोग को बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, बहकाते हैं। हम जाके इन लोगों से जाके मिलेंगे, शूद्र से, वैश्य यानी अलग अलग वर्ण से या फिर जात से मिलेंगे, और बोलेंगे देखो तुमको समाज मानता है नहीं ना, तुम हमको जिता दो, और हम तुम्हारे लिए काम करेंगे संसद में जाके या फिर विधानसभा में जाके। क्या जाति का उपयोग इलेक्शन के लिए नहीं हो गया? हो गया ना। इसलिए कहते हैं कि जाति का फर्क पड़ता है राजनीति में भी। जाति का फायदा लोग उठाता है कौन? नेता लोग उठाता। अब सी बात है, भड़काओ भाषण देगा, कभी कभी तो जाति को इतना भड़का देता है ना कि एक जाति दूसरे का जाति से लड़ लेता है, वो हिंसा तक उतर जाता है, मारपीट होता शुरू। और सहानुभूति, आप पे मुझको बहुत दया आ रही है, प्लीज मुझे वोट दीजिएगा, आपके लिए हम ये करेंगे वो करेगा। जैसे जीत गया भूल गए आप कौन हो, ऐसे होता है ना। ये सब भी करता है। और कभी पता क्या करता है, अभ्यर्थी का मतलब कैंडिडेट हो गया, वो चाहता है कि हम, जैसे मान लेते हैं एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे सिर्फ एक खास जाति के लोग हैं, तो क्या करेगा प्लानिंग, उसी खास जाति में से एक लोग को उठाएगा, बोलेगा तुम बनेगा नेता। लोगों को लगेगा अच्छा पहली बार बन रहा है ये नेता, मेरे आदमी है, लोग जिता देगा ना। तो लोग ऐसा भी करता है, तो बोलेगा ठीक है हम विशेष जाति के लोग को बनाएंगे अभ्यर्थी, इलेक्शन में खड़ा करेंगे, उसको जिताएंगे। क्या करे ना करे वो बाद की बात है, अल्टीमेटली जाति का फायदा नेता लोग उठाकर ही दम मानता है। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट।